नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बारी है तीसरे चरण की। इस चरण में 13 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी को देश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। मतदाताओं को रिझाने के लिए नेताओं की ओर से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। इन वादों पर चुनाव जीतने के बाद चर्चा भले ही ना हो, लेकिन वे अभी बेहिसाब वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीते प्रत्याशियों ने अपने कितने पुराने वादों को पूरा किया और कितना नया काम किया, यह जानना बेहद जरूरी है। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में हम एक एक लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, प्रत्याशियों के इन्हीं दावों की पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी। यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की, आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में मौजूदा हालात क्या हैं, क्षेत्र की क्या स्थिति है, कौन से सांसद कितने पानी में हैं, इन सभी का जवाब हम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम एक एक लोकसभा सीट से सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख रहे हैं, उनके क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। तो इसी बीच सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी भोपाल लोकसभा सीट की। तालों का शहर भोपाल, एशिया की सबसे बड़ी और छोटी मस्जिद का शहर भोपाल, वो भोपाल जहां में से मैमूना सुल्तान, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उमा भारती और कैलाश जोशी जैसे सांसद रहे हैं। यह लोकसभा सीट सूबे की राजधानी में स्थित है और यह हमेशा से वीआईपी रही है। इस सीट ने मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है और देश को 9वां राष्ट्रपति भी दिया। इस सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का दबदबा है। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व नौकरशाह सुशील चंद्र वर्मा को भी मौका दिया था, जिन्होंने 1989 से 1998 के बीच 4 बार ये सीट बीजेपी को जीत कर दी। उनके प्रचार करने का तरीका भी अनोखा था। वो पोस्ट कार्ड के जरिए मतदाताओं के संपर्क में रहते थे। उमा भारती की सरकार आने तक वो लगातार चुनाव जीतते रहे। हालांकि 1957 से 1980 तक इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन भोपाल गैस कांड के बाद यहाँ की सियासी तस्वीर बदली और तब से लेकर अब तक, यानी 1989 से लेकर 2019 तक यहाँ बीजेपी की जीत होती रही है। वहीं इस सीट पर तो 2019 का चुनाव भी दिलचस्प था, क्योंकि तब भोपाल सीट को पूरे देश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा था। दिग्गी राजा के लिए तो कंप्यूटर बाबा ने बाकायदा यज्ञ भी किया था, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर प्रत्याशी बदले हैं। बीजेपी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट की डेमोग्राफी की बात करें तो भोपाल की कुल आबादी में 56% हिंदू और 40% मुस्लिम हैं। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 20 लाख से ज़्यादा है। लिहाजा इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं चेतन सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभिनव बरोलिया प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और हमारी संवाददाता सवाना। तो चलिए पहले जनता के बीच ही चलते हैं। सवाना मौजूद है लोगों के साथ, जानते हैं कि सीट की तासीर तो सबको बताई दी हमने, तस्वीर क्या है, अब क्या हालात हैं, किन मुद्दों के साथ लोग चर्चा कर रहे हैं और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। सवाना, जो लोग आपके पास हैं उनकी नब्ज आपने टटोली है, उनसे बात की है और निश्चित तौर पर दर्शकों को बताइए कि क्या विचार है उनका, इस बार लोकसभा सीट का क्या गणित है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे चर्चित सीट जो है भोपाल, राजधानी भोपाल की, मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश का फोकस जो है वो भोपाल में रहता है। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश साहू नाम है मैम। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी ने आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया, दूसरी तरफ अरुण श्रीवास्तव। आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? मैम प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, मैं प्रत्याशियों का नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा युवा चाहता है कि उनकी जॉब, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी होनी चाहिए, है ना, कंपनीज होनी चाहिए, जो कि भोपाल में कंपनीज की बहुत कमी है ना। भोपाल जबकि यहाँ पर राजधानी है, राजधानी में बहुत सारी IT सेक्टर्स होने चाहिए, कंपनीज होनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर युवाओं को ज़्यादा जॉब नहीं मिल पाती इनके लिए, इसलिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है
है ना, बाहर है ना अदर डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट में जाना पड़ता है ना। अब जैसे गवर्नमेंट है ना लाडली बहन योजना बहुत सारी योजना चलाती है, अब उनको फ्री में पैसे देने से बेटर है कि वो ज़्यादा काम करें कंपनीज खोलने में या फिर उनको है ना प्रोत्साहित करने में, जिससे क्या है कि हर युवाओं को जॉब मिले, है ना। जी देखिए, सवाना इनसे पूछिए कि रोजगार के आधार पर ये मतदान करते हैं, पार्टी के आधार पर करेंगे या जो रोजगार को लेकर बेहतर वादे कर रहा है उसके आधार पर करेंगे? जी देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग वादे किए हैं, संकल्प पत्र जारी किया। आपको लगता है कि पार्टी के आधार पर वोट देना चाहिए या जो मुद्दे हैं रोजगार के और ये तमाम मुद्दे जो सरकार वादे करती है उनके आधार पर? बिल्कुल मैम, जो ये मुद्दे हैं पहले वो सॉल्व होने चाहिए, उसी के आधार पर सबको वोट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं और जिनको हमने एज अ पार्टी की तरह चुना है उन्हीं को अपन वोट दें। जो बेटर काम करे, जो युवाओं के लिए और जो हमारी पीढ़ी है और जो फ्यूचर के लिए जो अच्छा काम कर सके, हम उन्हीं को वोट दें। बिल्कुल, जो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छा काम कर सके उन्हीं को वोट देना चाहिए, ऐसा इनका कहना। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रूबैन है। मैं भी इनकी बात से सहमत करता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं अगर हम उस पर चर्चा करें तो काफ़ी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रोज़गार बहुत कम है, युवा बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। उनकी जो डिग्रियां हैं वो घर पर एक एनवेलप के अंदर ही बंद रह जाती हैं, है ना। तो रोजगार युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो इस आधार पर किसका मैनिफेस्टो इनको बेहतर लगता है? बीजेपी को ही मानता हूँ। बीजेपी ने क्या क्या काम किए, ऐसे कौन से मुद्दे? जी, इस आधार पर इनको किसका मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है? बीजेपी के कौन से काम आपको बेहतर लगते हैं? बीजेपी काम बहुत से लगते हैं, जैसे कि उन्हें देखा हुआ है मैंने, काफ़ी अच्छी रोडें बन जाती हैं, है ना। टाइम टू टाइम साफ़ सफाई वगैरह का ये सब बहुत है ना। और बहुत सारे मतलब जैसे बोलना चाहिए कि हमारा भोपाल भी धीरे धीरे प्रगति की ओर पर ही है, वो सब बीजेपी की वजह से ही है, मोदी सरकार है उनकी वजह से। देखो, बीजेपी और कांग्रेस में से किसने जो वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र जारी किया, एक तरफ कांग्रेस ने न्याय पत्र, दोनों में से कौन से वादे आपको अच्छे लगे? बीजेपी के लगे मैम। कौन से मुद्दे? जैसे कि लाडली योजना वगैरह चल रहा है और अभी उन्होंने जो घर बनाने की स्कीम भी चालू करी है, उससे भी काफ़ी लोग, गरीब लोगों के घर बन रहे हैं। काफ़ी सारी योजनाएं बीजेपी ने जो अभी शुरू करी हैं और जो पहले से चलती आ रही हैं, उस पर बीजेपी खड़ा उतरा है। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि रोजगार के लिए और अगर बीजेपी और थोड़ा फोकस करे तो काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सवाना। इनका तो ये जनता की बात सुनी आपने, रोजगार निश्चित तौर पर मुद्दा है लेकिन भरोसा बीजेपी पर ज़्यादा दर्शा रहे हैं वो। तो अभिनव जी, आपके वादे भी हैं, आपके मैनिफेस्टो पे भी हमने चर्चा की, बीजेपी को भी बताया, उनका कहना है कि बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा है, रोजगार के क्षेत्र में और बेहतर काम करे, बाकी काम उनके बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये हमारा गारंटी पत्र आप देख रहे होंगे, न्याय पत्र, है ना ब्रजेश जी? जी। तो ब्रजेश जी, बात असल में यह है कि हम तो विपक्ष में हैं, हम तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किसानों के एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो है मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम मुद्दों से इधर उधर नहीं हो रहे हैं, ना दाएं हो रहे हैं ना बाएं हो रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इस देश की जनता को जो चाहिए है वो डिलीवर हो, और 10 साल से जो इस देश में घट रहा है वो गलत है। सिंपल सी बात है, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं और सीधे सीधे हमारे मुद्दों पर बात चल रही है। आज भोपाल शहर की हम बात करें तो भोपाल एक धूल का शहर बना हुआ है, लाखों करोड़ों पेड़ यहाँ पे काट दिए गए, बोला गया था यहाँ स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। आप बताइए, भोपाल को छोड़िए, एक भी स्मार्ट सिटी 10 साल में बनी क्या? एक भी आदर्श गांव बोल रहा हूं मैं, एक भी आदर्श गांव इस देश में बना क्या? भोपाल के आसपास कोई आदर्श गांव बना? नहीं बना। तो जो डिलीवरी बोली गई थी भाजपा के द्वारा वो डिलीवरी हुई नहीं। तो हम एक विपक्ष के नाते ये चाहते हैं कि ये बातें आप पूछें, ब्रजेश चौकसे जी एक पत्रकार के नाते पूछें कि आपने ना स्मार्ट सिटी बनाई, आज भोपाल में आपके सामने सब बच्चे जो बोल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे हो चाहे तमाम मुद्दे हो, जितने लोग बात कर पा रहे हैं, लेकिन आज धूल का शहर। अभिनव जी, आपको लगता है कि ये मुद्दे इस बार भोपाल लोकसभा सीट पर प्रभावी हैं और जो दिग्विजय सिंह टक्कर नहीं दे पाए थे पिछली बार, वो अरुण श्रीवास्तव इस बार ज्यादा टक्कर दे जाएंगे? ये तो साहब आपकी ताकत बताएगी ब्रजेश जी, आपकी पत्रकारिता। हमारी ताकत नहीं, मतदाताओं की ताकत बताएगी अभिनव जी, और आपकी मेहनत बताएगी। अरे आप चौथा स्तंभ है, आप चौथा स्तंभ है, और डटकर अगर जो पक्ष है भाजपा की जो सरकार है, मतलब हम ताकत लगाएं और सत्ता में आप आ जाओ, आप मेहनत मत करो। अरे नहीं, आपको मेहनत करना है, मतदाताओं तक अपनी बात आपको पहुंचाना है, हम एक माध्यम है बस। मनोज जी यहाँ बैठे हुए हैं,
मनोज वर्मा जी देखिए, ये बहुत टोकते बहुत है मनोज वर्मा जी। मैं इतना अविनाश जी, कहना हम चाह सिर्फ रहा एक हूं, माध्यम बोला ही है, नहीं। अभी तो कुछ बोल नहीं रहे। आप चलिए चेतन जी से जवाब ले लेते, फिर लौटूंगा मैं, और भी मेहमान हमारे। चेतन जी, आपने जनता को भी सुना, मतदाताओं को सुना, बेरोजगारी एक मुद्दा है, राजधानी होने के नाते यहाँ आईटी सेक्टर नहीं है, लोगों को बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है। और अभिनव जी का भी सवाल है कि स्मार्ट सिटी का आपने धोखा दिया, एक भी शहर में स्मार्ट सिटी नहीं बनी, आदर्श ग्राम नहीं बना, तो ऐसे में मतदाता आप पर कैसे भरोसा करें? देखिए, ये चुनाव गली मोहल्ले का नहीं, प्रदेश का नहीं, ये चुनाव देश और देश की अस्मिता का है, देश के मान और सम्मान का है। इस देश में हिंदुस्तान जिसको कहते हैं हम, इससे पहले कौन राम मंदिर की बात कर सकता था, कौन धारा 370 की बात करता था, कौन चाइना को घुटने पर लाने का साहस कर सकता था, कौन ये दुस्साहस कर सकता था कि विश्व के 7 समंदर जाने के बाद भी भारत की आवाज, बुलंद आवाज किसी भी मंच पर प्रमुखता के साथ लेकर के आए? ये किसने किया? ये जो मेरे मित्र कह रहे हैं, इन लोगों को इनकी कथनी करनी में इतना अंतर है। चले, हम तो कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो आपके यहाँ इतनी भगदड़ क्यों है? सारे घर के जितने भी यहाँ पके हुए आम है, सब टूट टूट करके डालियों से गिरे जा रहे हैं, और उसके बाद आप हमसे पूछते कि हमने ये नहीं किया। अरे, इस देश में धारा 370 हटाने के साथ किसने किया? आयुष्मान भारत को लाने का काम किसने किया? हर गरीब तक मकान की पहुंच, इस प्लान को लाने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी की सड़क योजना को सार्थक रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? इस देश में सुरक्षा का माहौल लाने का काम किसने किया? इस देश लेकिन चेतन जी, आप पाकिस्तान की जगह लगता है चाइना को घुटने टेकने की बात कह गए। मुझे तो बहुत टोकते हैं। अरे अभी आप तो मत टोको, देखिए ब्रजेश जी, बात तो ब्रजेश जी, जी, पाकिस्तान हमारे लिए मुद्दा नहीं है भाई, यही तो पार्शलिटी है आपकी। बांग्लादेश हमारे लिए मुद्दा तो नहीं है। चाइना कहाँ से घुटने टेकने लगा? अभी तो उस पर भी विवाद चल रहा मैंने है। कहा ना, हमारी भोपाल में चाइना का क्या काम है अभी? ये लेकिन- जो गलती लेकिन- पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है, वो गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करने वाले हैं। हम आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं, और आंखों में आंख डाल करके ही जवाब देने का साहस करते हैं। और अगर किसी ने भी दुस्साहस, ये बकरे से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर निकलिए, जनता को जाकर के बताइए, अभिनय जी, आपके बकरे से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, आपके बकरे से कुछ नहीं होगा। जिस राजधानी में बैठे हो, सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़ करके जा रहे अभिनव हैं। जी, आप प्लीज। कांग्रेस चलिए। पार्टी गाजा पट्टी बन करके रह गई है। जैसे इजराइल के हमले से सारा गाजा खाली हो गया है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीट पर बात कर रहे हैं अभिनव जी, कांग्रेस खाली हो गया, लोकसभा सीट पर कांग्रेस बात खाली कर हो रहे गई है, कांग्रेस खाली हो गई है अभिनव जी, कुछ बचा नहीं अब आप लोगों के पास। चलिए, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ, ठीक है, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। अभिनव जी, आपको पूरा मौका दूंगा, आ रहा हूँ। शर्मा जी, दिग्विजय सिंह हार गए, ये सीट बीजेपी की गढ़ बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस ने अलग दाव चला है, अच्छा दाव चला है, और वो मुद्दे नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, हिंदुत्व का यहाँ पर जोर नहीं है दोनों उम्मीदवारों के सामने, जिस तरह से दिग्विजय सिंह के सामने था? तो इस बार बेहतर पोजीशन में लगती है आपको कांग्रेस, या सिर्फ हवाई दावे हैं? नहीं, कांग्रेस ने इस बार जो है एक कायस्थ समाज के प्रतिनिधि को मैदान में उतारा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा सामाजिक सरोकार की दृष्टि से, ये एक पक्ष है जिस पर हम सब लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन भोपाल की जो लोकसभा सीट है, वो उसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत समय पहले से बदल गया है। परंतु बदलने के पहले भी एक संदेश है, आपको ध्यान होगा, मनोज जी को तो अच्छे से ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा कि 1967 में जगन्नाथ राव जोशी जो है वो भाजपा यानी जनसंघ की टिकट से यहाँ से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, और उसके बाद अगला चुनाव उन्होंने राजगढ़ से लड़ा था, और राजगढ़ से भी लोकसभा के सदस्य रहे थे। कहने का अभिप्राय इसके पीछे ये है कि मध्य प्रदेश के नहीं, कर्नाटक से आकर के भोपाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट रहे, जीते, और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करा, और हराया किसको? मेमुना सुल्तान साहब को, जो मैडम राजघराने से थी, भोपाल नवाब के परिवार से थी, उनको उन्होंने पराजित किया था। तो यहाँ के मतदाता में जनसंघ के, कांग्रेस का तो गढ़ रहा ही है पूरे, पहले देश ही कांग्रेस का गढ़ था, बिल्कुल। और उसका कारण क्या है? अब ये तो सब भाई कांग्रेस के भी बड़े नेता बैठे हैं, भाजपा के भी बड़े नेता बैठे हैं, ये बताएंगे कि क्या कारण था कि वो गढ़ कहते क्यों जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 1984 में जब के.एन. प्रधान साहब ने
यहाँ से चुनाव लड़ा, गैस कांड के बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को पराजित किया लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख से। तब इतने वोट लक्ष्मी नारायण जी को मिले थे कि लक्ष्मी नारायण जी ये कहा करते थे कि भाई मैं हारा हुआ सांसद हूं, क्योंकि अनेकों सांसद ऐसे हैं देश भर में जिनको मुझसे कम वोट मिले और वो लोकसभा के मेंबर हो गए। वो इस प्रकार का एक डायलॉग बोला करते थे। लेकिन एक बात मैं बड़ी गंभीर आपके ध्यान में लाता हूँ, मुझे लगता है कि चेतन सिंह जी को मालूम होगा, शंकरदयाल जी का जो आखिरी चुनाव था 1980 वाला, उस चुनाव में एक बड़ी डील हुई थी और उस डील के बाद भोपाल की सीट का टेम्परामेंट बदला था। और वो डील ये हुई थी कि ताजुल मस्जिद के पास की जितनी भी सरकारी जमीन थी वो सारी की सारी जमीन जो है वो ताजुल मस्जिद को दे दी गई थी। आपको याद होगा मनोज जी, आपको याद होगा जी कि डीपीआई जो है, डीपीआई भी पहले वहीं लगता था। बिल्कुल। और एक बड़ा मंदिर ऐसा था डीपीआई में जिसमें 12 साल से अखंड रामायण चल रही थी और उस अखंड रामायण को शंकरदयाल जी शर्मा साहब की जीत के लिए वहां से खंडित किया गया, वो मंदिर हटवाया गया और जो है हिंदू एकता मंच का उसमें आंदोलन हुआ, चेतन सिंह जी को याद होगा। तो उसके बाद से भोपाल की तासीर बदली, यहाँ का मुसलमान भी एंटी भाजपा वोट नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ ये बड़ी सदासहता है। कुछ क्षेत्र है जहाँ कट्टरपंथी का वातावरण रहता है, अदरवाइज बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो भी दलीय प्रतिबद्धता के हिसाब से वोट नहीं देता कैंडिडेट को और काम के आधार पर वोट देता है। इसलिए भोपाल का जो टेम्परामेंट है वो 84 के बाद बदला। उसका जो आपने उल्लेख किया ब्रजेश जी की पोस्ट कार्ड की पॉलिटिक्स होती थी, वो ऐसा जबरदस्त वातावरण था सुशील चंद्र वर्मा साहब का। मुझे मालूम है, सबको याद होगा, वो खबर मैंने भी छापी थी कि ऐशबाग स्टेडियम के पास एक हैंडपंप खोदने की बात आई। सुशील चंद्र वर्मा जी ने तारीख दे दी थी, लेकिन उस दिन भयंकर पानी गिरने लग गया और पानी गिरते हुए में सुशील चंद्र जी छाता लेकर के वहां पहुंच गए और चेतन सिंह को याद होगा कि वहां और मशीन चली गई हैंडपंप खोदने के लिए कि देखिए मैंने तो आज 11 बजे का समय दिया था, मेरी मशीन और मैं दोनों आ गए हैं, आप देख लीजिए। ये एक टेम्परामेंट जो है वातावरण बदलने के लिए, टेम्परामेंट को बदलने के लिए एक काम करने की पद्धति। ब्यूरोक्रेट थे वो, राजनेता तो थे नहीं वो। फिर जो है ये बात सच है कि भोपाल लोकसभा के अंदर से बाहर के लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहा। उमा भारती जी मध्य प्रदेश में दूसरे राज्य क्षेत्र की हैं, कैलाश जोशी जी 2 बार रहे, आलोक शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे जो लड़ रहे हैं अरुण श्रीवास्तव जी, ये दोनों लोकल हैं। इसके पहले आलोक संजर जी ने चुनाव लड़ा, वो लोकल थे और पार्लियामेंट में पहुंचे। तो मुझे ये लगता है कि इस बार का चुनाव इस महीने में भी रोचक होने वाला है कि पूरी भाजपा ने अपनी ताकत लगा रखी है, कांग्रेस वाले भी अब ताकत लगाने लगे हैं, क्योंकि मैंने कई जगह जो है कांग्रेस का प्रचार देखा है। ये बात सच है कि भाजपा का प्रचार इसलिए नहीं हो रहा कि मोदी जीता तो देंगे ही, लेकिन इन सब के बावजूद भी भोपाल लोकसभा सीट जो है उसमें कोई बहुत बड़े और लंबे चौड़े परिवर्तन की नहीं। देखने वाली बात केवल ये रहेगी कि दिग्विजय सिंह जी 3.5 लाख वोट से हारे थे, तो इस बार की हार जीत कितने वोटों की होती है। तो अभिनव जी, यहाँ मुकाबला नहीं है, यह हार जीत का अंतर घटाने की बात हो रही है। बीजेपी जीत का मार्जिन बढ़ाना चाहती है और शायद अरुण श्रीवास्तव हार का मार्जिन, क्योंकि दिग्विजय सिंह थे पिछली बार और अब तासीर बदल चुकी है। अल्पसंख्यक भी यहाँ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जिम्मेदार एक तरह से कांग्रेस ही है। अभिनव जी, लगता कुछ तकनीक खामी है। तो मनोज जी, जो कायस्थ वाला फैक्टर है, जिस तरह से प्रधान जी की बात की शर्मा जी ने, क्या इसी आधार पर कांग्रेस ने दाव चला है? क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े मार्जिन से हारे थे तो उन्होंने सोचा कि चलिए ये बेहतर होगा, लोकल भी रहेगा और ये यदि समाज पूरा साथ आ जाता है तो टक्कर दे सकता है। देखिए, इकलौता वो तो जीत का कारण हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमने शैलेंद्र प्रधान को देखा, उनकी पत्नी भी चुनाव हारी है विधानसभा का। तो अगर ये इकलौता फैक्टर होता तो शायद ये सारे उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के या बीजेपी के वो सारे होते। लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक क्या जाति के आधार पर वोट कर रहा है। दूसरा एक पहचान का संकट है, क्योंकि जो शर्मा जी ने कहा था, आप देखिए नवाब पटौदी नवाब खानदान के थे, यहाँ से चुनाव लड़े, शर्मिला टैगोर ने उनका रोड शो किया था, कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ी उस समय भोपाल आए थे, उनका प्रचार किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सुशील चंद्र वर्मा ब्यूरोक्रेट थे, जनता से ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन काम के पक्के थे। सुरेश पचौरी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, भोपाल से बड़े मार्जिन से वो चुनाव उमा भारती से आ रहे थे, कैलाश जोशी चुनाव जीते थे। तो जब तासीर बदली हुई। दूसरा जो आलोक शर्मा की बात करें, महापौर रह चुके, 2 चुनाव जरूर हारे हैं,
विधानसभा के। लेकिन इसके अलावा लोकल के अरुण श्रीवास्तव के सामने एक संकट है पहचान का। ग्रामीण इलाके में अच्छे लेकिन खासे आप ही ने सक्रिय कहा रहे ना हैं। कि किस तरह नवाब परिवार के लोग लड़े, ये तो पहचान के संकट नहीं थे ना, तो पहचान कोई वही मुद्दा मैं नहीं कह ना। रहा हूँ कि सुशील चंद्र पहचान वर्मा का भी मुद्दा पहचान नहीं है। पहचान उतनी नहीं थी मैं ग्रामीण वही क्षेत्र कहना चाह रहा हूँ विजय जी कि जिनके सामने पहचान का संकट नहीं था वो लाखों के मार्जिन से चुनाव हारे हैं, और जिनके सामने पहचान का भी संकट है, जिनके बारे में खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ है। तो भोपाल जैसी सीट में आप बता दीजिए ग्रामीण इलाका कितना है। एक बेरासिया नजीराबाद की पट्टी छोड़ दीजिए आप, वो भी बेरासिया तक आप शहरी इलाके में गिन लीजिए। सीहोर को आप ग्रामीण इलाके में मान सकते हैं, लेकिन सीहोर को भी आप अर्ध शहरी क्षेत्र कह सकते हैं। भोपाल के आसपास का सराउंडिंग एरिया आप बता दीजिए कि ग्रामीण इलाका बचा कितना है। तो ऐसे में उनकी जो पहचान होगी भी, तो क्या उस ग्रामीण इलाके में राम मंदिर का फैक्ट नहीं काम कर रहा है? क्या जो मुफ्त राशन की बात है 5 किलो की, वो क्या असर नहीं दिखाएगी? निश्चित तौर पर उस ग्रामीण इलाके में क्या लाभार्थियों की संख्या कम है कि उनको शौचालय नहीं मिले, आवास नहीं मिले हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिला? तो ये जो सारे फैक्टर हैं जिससे कांग्रेस को निपटना होगा। तो कांग्रेस को इन फैक्टर से निपटना होगा चेतन जी। लेकिन जो शर्मा जी ने एक सवाल उठाया है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि मोदी के नाम पर जीती जाएंगे, जबकि मेहनत करते वो दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है पार्टी के पक्ष में कर रहा है। ये अलग बात है कि उसके मायने लोगों है कि केवल हम माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े। संगठन पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रहा है। माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी को बोनस है, उनके नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी 10 से 20% वोट परसेंट हमारा बढ़ जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुण्याई है कि इस तरह के रत्न को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया कि आज उनके पुण्याई इस पार्टी परिवार के काम आ रही थी। उसमें कोई बाहर का तो कोई है नहीं, लेकिन जहां तक पार्टी परिवार संगठन विचारधारा सब लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और दमदारी के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है कि पिछली बार की लोकसभा चुनाव का जो मार्जिन हमारे पास था विजय का, वह मार्जिन बढ़े, और यह सब कार्यकर्ताओं ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मध्य प्रदेश की शानदार जानदार और लोकल कार्यकर्ता भी माननीय लोकल नेता भाई आलोक शर्मा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर के काम करें। निश्चित रूप से हमारा मार्जिन 5 लाख के ऊपर जाएगा। या आने वाले समय में हम और आप सब आपकी ही स्क्रीन पर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक मतों के साथ भोपाल लोकसभा चुनाव को जीती। तो अभिनव जी, वो 5 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं इस बार, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे आपको लगता है कि आपके फेवर में मतदान जाएगा? क्या सिर्फ जातिगत समीकरण, जो जातिगत आधार पर यदि आपने दाव चला है, अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है, तो उस आधार पर क्या तमाम वो जाति अरुण श्रीवास्तव के जो सामाजिक लोग हैं वो एक साथ एक मुश्त आपको वोट दे देंगे? और किन मुद्दों के साथ? उनके साथ मोदी फैक्टर है, वादे हैं, और जो लाभार्थी वर्ग है वो उनका वोट बैंक है। देखिए, फैक्टर जो भी हो, बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को ये लगता है कि पूरे तरीके से भोपाल जो है उसका गढ़ है, और हम कहते हैं ये लोग कि हम किसी भी जानवर को खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। उस भ्रम को तोड़ने जा रही है भोपाल की जनता, ये आपको बता रहा हूँ। और अरुण श्रीवास्तव जी एक वो चेहरा है जो जिससे ये घबरा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिनको मतलब जो दिग्विजय सिंह से नहीं घबरा है वो इनसे घबरा है। व्यवहार है और किस तरीके से वो हारे हैं चुनाव। दो विधानसभा अभी रिसेंटली हारे हैं, 4 महीने पहले हारे हैं 30-35 हजार से। तो आप सोचिए जनता के मन में यही है कि हारे हुए। बैरागढ़ की लीड भी तो है ना हुजूर की, इतनी लंबी 1-1 लाख की, उसको कैसे पाटोगे आप? नहीं, आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पाटने की कहानी तो जो होगा, जो कैंडिडेट है हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हमारे गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, न्याय पत्र हमारा लोगों के बीच में जा रहा है, राजधानी में क्या समस्याएं हैं वो सबको मालूम है, किस तरीके से धूल का शहर है। वो मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन चेतन जी कह रहे हैं ना, स्थानीय मुद्दों पर नहीं चुनाव, राष्ट्र के मुद्दों पर हो रहे हैं। अरे हमारे पास, मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, हम बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, आज शहर में चोरी, लूटपाट, बलात्कार, आप देखिए लगातार कितना बढ़ता जा रहा है। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं बीजेपी किसकी बात करती है आप बता दीजिए? सिर्फ धर्म की बात करती है ना। लेकिन अभिनव भाई, जिस न्याय पत्र की आप बात कर रहे हैं वो तो लक्ष्मण सिंह नहीं पढ़ा। दिग्विजय सिंह पूछते हैं तो वो उनके भाई कहते थे मैंने ही नहीं पढ़ा, फिर वो आप इतने लाखों वोटरों को कैसे पढ़वाएंगे? लक्ष्मण सिंह जी की बात नहीं करूंगा मैं लक्ष्मण सिंह जी की बात कोई नहीं करूंगा। वो इस चुनाव में किस भूमिका में है, क्या है, मुझे इसकी जानकारी शायद आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं है। हम कहाँ ले जा रहे हैं? अभी मैं बात आपसे यहाँ कर रहा हूँ, आप लक्ष्मण सिंह जी नहीं, वो तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने नेताओं को नहीं पढ़ा पाए, तो जनता तक कैसे अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? जनता तक तो जा रहा है सर, जनता तक बहुत अच्छे से जा रहा है।
उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो रही है। जनता बराबर हमसे उम्मीद भी रख रही है और इस उम्मीद पर हम 4 जून के बाद खरे भी उतरेंगे। ब्रजेश जी, 5 जून को आपके साथ डिबेट भी करूंगा मैं। ऐसा आपने वोट विधानसभा में भी नहीं कहा है। था, लेकिन अभिनव जी जुड़े नहीं थे आप। चेतन जी छोटा सा कमेंट्स कीजिए क्योंकि समय नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, बहुत अच्छा होता कि चुनाव दमदारी के साथ कांग्रेस लड़ती। जो भी आपने एक शब्द मुझसे पूछा ना कि उतनी ताकत से बीजेपी का संगठन दिख नहीं रहा, किससे लड़े? सामने योद्धा ही नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं, आधे पोलिंग बूथ भोपाल लोकसभा पर कांग्रेस के खाली मिलेंगे, आप देख लेना। ये हालत बन गई है कांग्रेस की राजधानी में। चलिए बातें माफी बड़े चाहता हूँ बड़े चेतन कहते जी, हो। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल लोकसभा सीट पर मुकाबला सिर्फ लीड का है, ना कि हार जीत का, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है और इसकी तासीर भी बदलने के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियां ही रही हैं और वो गलतियों का खामियाजा अब तक भुगतती आ रही। क्या दिग्विजय सिंह से कम मार्जिन से हारेंगे अरुण श्रीवास्तव? ऐसे दावे करने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस, या बीजेपी जो कह रही है कि मार्जिन इस बार बढ़ेगा? तो यही देखना होगा कि भोपाल लोकसभा सीट के मतदाता आखिर किसके पाले में ज़्यादा जाते हैं और उसका कितना असर होता है इस सीट पर। आने वाले समय में ये परिणाम बताएंगे। भारत सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।